गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अजंता और इस चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के 4 अति महत्वपूर्ण गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर करवाए हुए हैं। और मैंने आप लोगों को डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय भी पहले पढ़ा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आज की इस वीडियो में जो इस चैप्टर के बचे हुए गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो आपका हिंदी गद्य का चैप्टर नंबर 6 है ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। आज की इस वीडियो में आप लोगों का हिंदी गद्य का सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि इस बार भी आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है और मैंने आप लोगों को हिंदी का नया सिलेबस पहले ही बता दिया है 30% कमी के अनुसार। अगर अभी तक आप लोगों ने सिलेबस वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पे जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदी गद्य का आपका पहला चैप्टर है मित्रता। ये चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका है ममता। ये भी चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर नंबर 3 है क्या लिखूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 आपका है भारतीय संस्कृति, तो ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका है हिंदी गद्य का ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, वो आपके सिलेबस में है नहीं तो वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6 तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आज ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आपका है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 6 आपका लास्ट चैप्टर है। आज की इस वीडियो में आपका हिंदी गद्य का सिलेबस भी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और देखिए हिंदी गद्य का आपका एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, वो टॉपिक भी मैंने आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। कई वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बनाई हैं। तो देखिए मैंने चैनल पर हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग चैनल पर जाइएगा और 2023 की क्लास 10th की हिंदी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और देखिए प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको सभी क्लासेस की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 में टोटल मैंने आपको 4 गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर करवाए हुए थे। देखिए जो आपका गद्यांश स्टार्ट हुआ था वो का से स्टार्ट हुआ था, का, खा, गा और घा। तो टोटल 4 गद्यांश मैंने करवा दिए हैं का से लेकर के घा तक। तो आज हमें यहाँ पे अंगा से देखना है, यानी 5वां गद्यांश यहाँ पे हमें देखना है। तो 5वां गद्यांश आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर से, सरोवर मतलब क्या होता है, सरोवर का मतलब होता है तालाब, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है उधर सरोवर से जल विहार करता वह गजराज, गजराज मतलब क्या होता है, हाथी होता है, ध्यान रखिएगा। तो वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथिनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम निकला जा रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है। इसकी व्याख्या भी आगे मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर,
ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। तो यहाँ तक रेखांकित अंश आपका दिया हुआ था। तो ये आपका 5वां गद्यांश है। 2012 के बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश पूछा गया था। इसके अलावा भी कई बार पूछा गया, तो गद्यांश आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं इस गद्यांश से रिलेटेड पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। और वैसे भी संदर्भ मैंने आपको पार्ट 1 में इतनी बार बताया, आपको संदर्भ वैसे ही याद हो गया होगा। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका यहाँ से स्टार्ट है, खाने खिलाने बसने बसाने, यहाँ से लेकर के सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है, यहाँ तक आपका रेखांकित अंश दिया है। तो चलिए अब मैं आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों को एक तरफ से देखने जाएं तो उधर बंदरों का चित्र दिखाई पड़ेगा। इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे लेखक के कहने का मतलब है कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर एवं सजीव हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने ये लाइन लिखी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। क्यों आश्चर्यचकित हो सकता है मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए लेखक के कहने का मतलब यह है कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर एवं सजीव हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द लिखा है आश्चर्यचकित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है अगले चित्र में दिखाई पड़ता है कि कमलों से भरे तालाब में विहार करता हुआ गजराज, गजराज से मतलब क्या हो जाएगा, हाथी से हो जाएगा। तो गजराज कमल दंडों को तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। किसको दे रहा है, हथनियों को दे रहा है। महलों में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्यालों के सिलसिले, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, मदिरा पान हो रहा है यानी शराब, ये ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि महलों में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। तो ऐसा भी चित्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अजंता की गुफाओं में। प्यालों के सिलसिले से मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मदिरा पान का कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है। देखिए ये सब चित्र अजंता की गुफाओं में मौजूद हैं, उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है, यानी जब आप अगला चित्र देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे अजंता की गुफा में, तो क्या देखने को मिलेगा, अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है। वह मृत्यु के सन्निकट है, सन्निकट मतलब करीब, यानी मृत्यु के बहुत करीब है। कौन, रानी। तो ऐसा भी चित्र आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है इस तरह हम अजंता के चित्रों में विविधता का दर्शन करते हैं, यानी हमें अजंता की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रों में काफ़ी विविधता है, ऐसा यहाँ पे लेखक ने बताया है। फिर देखिए आगे लिखा है कहीं खाने और खिलाने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है। और देखिए ये सब कार्यक्रम चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं अजंता की गुफाओं में, ध्यान रखिएगा। तो कहीं खाने और खिलाने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है, तो कहीं बसने और बसाने का, कहीं नाचने और गाने का,
कहने और सुनने का दृश्य दिखाई पड़ता है। तो अन्यत्र यानी अन्य जगह यहाँ पे जंगल, नगर, सामाजिक दृश्य में ऊंच नीच, धनी गरीब सब प्रकार के आदमियों को अजंता की गुफाओं में दीवारों पर स्पष्ट देख सकते हैं। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं की दीवारों में सभी प्रकार के चित्र मौजूद हैं, ऐसा यहाँ पे लेखक ने बताया हुआ है। फिर आगे लिखा है, इतनी विविधता विश्व में अन्यत्र किसी कला में नहीं देखी जा सकती है। लेखक का कहने का मतलब है इतनी विविधता यानी इतने अलग अलग प्रकार के चित्र विश्व में अन्यत्र किसी कला में नहीं देखने को हमें मिलेगा। ये केवल अजंता की गुफा में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अजंता की गुफा में हर प्रकार के चित्र मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे लेखक ने बताया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे जो रेखांकित अंश दिया हुआ था उसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है इस गद्यांश से रिलेटेड। तो तीसरा प्रश्न है कि आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब सब प्रकार के दृश्य आदमी देख सकता है, सभी प्रकार के चित्रों को देख सकता है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ था ना कि अजंता की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के चित्र मौजूद हैं, जिसके बारे में लेखक ने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया, और जैसा कि मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में भी बताया। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो आपका इस चैप्टर का 5वां गद्यांश था ये मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला गद्यांश क्या दिया है, चा वाला। ये आपका छठा गद्यांश है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पहले ही रेखांकित अंश स्टार्ट है। यहाँ पे लिखा है, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत परोसती जा रही है, और यह यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पहला रेखांकित अंश दिया। फिर इसके बाद आगे लिखा है, और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। देखिए महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग। तो जो गौतम बुद्ध जी थे, जब उन्होंने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसी घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो गौतम बुद्ध जी हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण का, यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते, हिया को संभालते। अब देखिए हिया लिखा है, हिया का मतलब क्या होता है, हिया का मतलब होता है हृदय। क्या होता है, इसका अर्थ होता है हृदय। फिर इसके बाद देखिए आगे लिखा है, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना। देखिए यहां से आपका फिर से रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है। द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को, जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। यहां तक की रेखांकित अंश आपका दिया हुआ है। इसकी व्याख्या भी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दोनों रेखांकित अंश के, जो ऊपर दिया है ये और जो नीचे दिया है ये। फिर इसके बाद लिखा है, बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है, उधर यह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। तो ये आपका पूरा गद्यांश है, 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इस गद्यांश से रिलेटेड पहला प्रश्न क्या दिया। पहला प्रश्न आपका सेम वही रहेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे संदर्भ, फिर इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। देखिए संदर्भ बार बार इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको इसी समय, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी समय आपको संदर्भ अच्छे से याद हो जाए। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो पहला रेखांकित अंश आपका ये दिया है, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, यहां से लेकर के त्रिभंग में खड़ी,
ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा रेखांकित अंश है द्वार से लेकर के भिक्षु बन जाना पड़ा था, ये आपका दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पार्ट की व्याख्या देखेंगे, जो पहला रेखांकित अंश दिया है। तो नीचे आएंगे, देखिए ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। सबसे पहले हेडिंग आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए पहले पार्ट की व्याख्या बता रहा हूं, जो पहला रेखांकित अंश दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखक कहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। कौन खड़ा है? महात्मा बुद्ध जी। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध बोलिए, गौतम बुद्ध बोलिए, ये इन्हीं के नाम है, ध्यान रखिएगा। तो लेखक कहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, गौतम बुद्ध जी यानी महात्मा बुद्ध जी खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है जैसे उनका रूप सौंदर्य छलक कर सर्वत्र बिखर रहा हो। सर्वत्र मतलब कहाँ? सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका से मतलब किससे हो जाएगा? गौतम बुद्ध जी से हो जाएगा। तो जैसे गौतम बुद्ध जी का रूप सौंदर्य छलक कर सर्वत्र बिखर रहा हो, सभी जगह बिखर रहा हो, और उनके उभरे हुए आकर्षक नेत्रों से चारों ओर प्रकाश विस्तीर्ण हो रहा हो। विस्तीर्ण मतलब क्या है? फैल रहा हो, ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, यशोधरा भी वैसे ही कमल नाल को लिए त्रिभंग में खड़ी है। त्रिभंग मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, नारी के खड़े होने की एक मुद्रा होती है त्रिभंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए कमल नाल मतलब क्या होता है? कमल नाल का मतलब होता है कमल की डंडी जिस पर कमल का फूल रहता है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह चित्र अत्यंत सजीव प्रतीत होता है, सुंदर प्रतीत होता है, ऐसा यहाँ पे लेखक ने बताया है। तो ये जो पहला पार्ट दिया था, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, यहाँ से लेकर के त्रिभंग में खड़ी, इसकी व्याख्या आपकी ये होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान रखिएगा, पहला पार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लेखक यहाँ पे कहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका रूप सौंदर्य, किनका? महात्मा बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का रूप सौंदर्य छलक कर सर्वत्र बिखर रहा हो, सभी जगह बिखर रहा हो, और उनके उभरे हुए यानी महात्मा बुद्ध जी के यानी गौतम बुद्ध जी के उभरे हुए आकर्षक नेत्रों से चारों ओर प्रकाश विस्तीर्ण हो रहा है, फैल रहा है। यशोधरा भी वैसे ही कमल नाल को लिए त्रिभंग में खड़ी है। यह चित्र अत्यंत सजीव प्रतीत होता है, सुंदर प्रतीत होता है। तो पहले पार्ट की व्याख्या बताई। अब इसके बाद देखते हैं जो दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ से द्वार से लेकर के, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई, बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था, इसकी व्याख्या देखिए मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखिए, ये जो दूसरा पार्ट है इसकी व्याख्या यहाँ से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, लेखक एक अन्य चित्र के माध्यम से भगवान बुद्ध के भिक्षा मांगने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गौतम बुद्ध के साथ उनका भाई नंद खड़ा है, जिन्हें स्वयं उनकी पत्नी द्वारा गौतम बुद्ध के पास भेजा गया था। उसने उनको वापस लेकर आने के लिए भेजा था, क्योंकि सुंदरी ने गौतम बुद्ध को बिना भिक्षा दिए वापस कर दिया था। किंतु स्थिति के विपरीत नंद बुद्ध के उपदेशों प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि वह स्वयं उनके साथ भिक्षु बन गए। तो देखिए, नंद जी इनको वापस लेने के लिए आए थे, महात्मा बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध जी को, लेकिन ये बुद्ध जी के उपदेशों और प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि वो स्वयं ही भिक्षु बन गए। तो ये यहाँ पे दूसरे पार्ट की व्याख्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश में महाभिनिष्क्रमण के दृश्य का चित्रण किया गया है। और महाभिनिष्क्रमण ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं। गौतम बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग। देखिए, गौतम बुद्ध जी ने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था, इसी घटना को क्या बोलते हैं?
महाभिनिष्क्रमण की घटना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उपर्युक्त गद्यांश में महाभिनिष्क्रमण के दृश्य का चित्रण किया गया है। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का छठा गद्यांश भी करवा दिया है। अगर आपको इस गद्यांश में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला गद्यांश क्या दिया है। इस चैप्टर का सातवां गद्यांश छा वाला, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, गज मतलब हाथी होता है, कपि, कपि मतलब बंदर, मृग मतलब क्या होता है, हिरण होता है। तो इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में, फिर इसके बाद देखिए यहाँ से रेखांकित अंश स्टार्ट है, इसकी व्याख्या भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। तो ये रेखांकित अंश यहाँ पे समाप्त हो रहा है। फिर इसके बाद लिखा है और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। तो ये आपका यहाँ पे ये गद्यांश है, 2013 के बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न आपका सेम वही रहेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से रेखांकित अंश है किस प्रकार पशुओं तक ने, यहाँ से लेकर के असाधारण खूबी से दर्शाया गया। यहाँ तक की व्याख्या चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा, हेडिंग आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है महात्मा गौतम बुद्ध ने हाथी, बंदर एवं हिरण आदि योनियों में जन्म लिया और विश्व के कल्याणार्थ दया और त्याग का आदर्श स्थापित करके आत्मसात हो गए थे। देखिए आत्मसात का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से समाहित, या फिर आप बोल सकते हैं अपने अंतर्गत कर लेना या अपने अधिकार में ले लेना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने हाथी, बंदर एवं हिरण आदि योनियों में जन्म लिया और विश्व के कल्याणार्थ दया और त्याग का आदर्श स्थापित करके आत्मसात हो गए। विश्व के कल्याण के लिए इन्होंने ये सब कार्य किया। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं यहाँ पे दया और त्याग का एक यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दया और त्याग का आदर्श इन्होंने स्थापित किया महात्मा बुद्ध जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे लिखा है तत्कालीन परिस्थितियों में पशुओं तक ने किस प्रकार मानवोचित व्यवहार किया और किस प्रकार सच्चे मार्ग का अनुगमन किया, ये सब बातें चित्रों में भली भांति दर्शाई गई हैं। कहाँ के चित्रों में, जो अजंता की गुफाओं की दीवारों में चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों की बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं, महात्मा गौतम बुद्ध ने हाथी, बंदर एवं हिरण आदि योनियों में जन्म लिया और विश्व के कल्याणार्थ दया और त्याग का आदर्श स्थापित करके आत्मसात हो गए थे। ध्यान रखिएगा, विश्व के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए महात्मा बुद्ध जी ने, ध्यान रखिएगा। इन्होंने दया और त्याग का आदर्श स्थापित किया, किन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने, ध्यान रखिएगा। तत्कालीन परिस्थितियों में पशुओं तक ने किस प्रकार मानवोचित व्यवहार किया, यानी उस परिस्थिति में पशुओं तक ने किस प्रकार मानवोचित व्यवहार किया और किस प्रकार सच्चे मार्ग का अनुगमन किया, ये सब बातें इन चित्रों में भली भांति दर्शाई गई हैं। अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं दीवारों पर, ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। देखिए सच्चे मार्ग का अनुगमन मतलब क्या होता है, सच्चाई के मार्ग पर चलना। मानव उचित व्यवहार, वो व्यवहार जो मानव के लिए उचित है, ये इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, अपनी जानकारी की गांठ खोलने का क्या आशय है,
स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो उत्तर में लिखेंगे आप, गांठ खोलने का आशय है कोई चीज सार्वजनिक कर देना, सबके समक्ष उसकी झांकी प्रस्तुत कर देना। ध्यान रखिएगा, कोई चीज सार्वजनिक कर देना या फिर सबके समक्ष उसकी झांकी प्रस्तुत कर देना, यही अर्थ होगा गांठ खोलने का। गांठ खोलने का यही आशय होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर का 7वां गद्यांश भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट गद्यांश, जो कि आपका इस चैप्टर का 8वां गद्यांश है। यहाँ पे लिखा है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। फिर इसके बाद देखिए रेखांकित अंश यहाँ से शुरू हो रहा है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। ठीक है, ये पहला रेखांकित अंश दिया है। फिर आगे लिखा है, अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। सर्वत्र मतलब सभी जगह की, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दूसरा रेखांकित अंश दिया है, उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कलाकार प्रभाव से वंचित ना रह सका। उसके से मतलब जो अजंता की गुफा के चित्रों की बात यहाँ पे हो रही है। 2014 के बोर्ड एग्जाम में और इसके अलावा भी कई बार पूछा गया ये गद्यांश। तो पहला प्रश्न आपका सेम वही है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ हेडिंग लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो पहला पार्ट यहाँ पे ये दिया है, इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। तो पहले इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट दिया इसकी व्याख्या देखेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतने प्राणवान, गतिशील जैसे बहुत अधिक संख्या में चित्र कथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये दृश्य केवल अजंता की गुफाओं में ही देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर भी पड़ा है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। देखिए जो पहला पार्ट आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया था, इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। इसकी व्याख्या मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगी। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतने प्राणवान, सुंदर, सजीव, गतिशील जैसे बहुत अधिक संख्या में चित्रकथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती हैं। ये केवल अजंता की गुफाओं में ही ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पहला पार्ट था उसकी व्याख्या यही इतनी होगी, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया पर भी उसके कलाकार प्रभाव से वंचित न रह सका। ठीक है, उसके कलाकार प्रभाव से वंचित न रह सका, ये दूसरा पार्ट है। इसकी व्याख्या आपकी यहां से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर पड़ा ही है। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिमी एशिया देश भी उसके हितकारी प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका है। जो अजंता के प्राणवान चित्र हैं, सजीव चित्र हैं, इनकी बात यहाँ पे हो रही है। आशय यह है कि अजंता की चित्रकलाओं का प्रभाव संपूर्ण एशिया के देशों की कलाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। ध्यान रखिएगा। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। दोनों पार्ट की व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद देखते हैं इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न क्या दिया। अंतिम प्रश्न है तीसरा प्रश्न, अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा। ध्यान रखिएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर का 8वां गद्यांश भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर था अजंता, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ
जो आपका हिंदी गद्य का सिलेबस था ये भी मैंने आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। जितना मैंने आपको हिंदी गद्य में पढ़ाया है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको यहीं से सारे प्रश्न मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। एक भी प्रश्न आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना मैंने आपको हिंदी गद्य में पढ़ाया है सब तैयार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सितंबर के महीने में ही आप लोगों का हिंदी गद्य का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अभी सितंबर का महीना भी पूरा नहीं हुआ, मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। अब मैं आप लोगों की हिंदी काव्य की क्लास स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर मैं आप लोगों का काव्य का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूं। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हिंदी गद्य का सिलेबस अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं काव्य की क्लास स्टार्ट करूंगा, हिंदी काव्य की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।